स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग हिंदी क्लास 10 बिहार बोर्ड को पढ़ रहे हैं और इस कार्यक्रम के दौरान हमने अपनी सारे काव्यखंड की सभी कविताओं को जो भी हमारी पुस्तक में संकलित थी हमने उन्हें पढ़ा था। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग अब गद्य खंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ भी हमें 12 गद्य पढ़ना है। गद्य के विभिन्न प्रकार होते हैं। कुछ गद्य ऐसे होते हैं जिनसे हमें किन्हीं की कहानी के बारे में पता चलता है। कुछ गद्य ऐसे होते हैं जिनसे हमें किन्हीं के विचार के बारे में पता चलता है। कुछ गद्य ऐसे होते हैं जो कहीं किसी ने किसी और को बताया है। कुछ गद्य ऐसे होते हैं जो काल्पनिक होते हैं। और इन सभी गद्य की विधाओं का, इन्हीं सभी साहित्य की विधाओं का अलग अलग नाम है। जब कोई व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है और वह अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट करता है तो उसे भाषण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचार किसी विषय वस्तु पर प्रकट करता है तब उसे निबंध कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काल्पनिक कहानी को गढ़ता है, किसी काल्पनिक चरित्र को गढ़ता है, तो वैसे गद्य की विधा को हम लोग कहानी बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी और की रचना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है तो उसे आलोचना कहते हैं। इन सभी प्रकार के गद्यों में और भी कई सारे प्रकार के गद्य शामिल हैं जिनका नाम हम शायद यहाँ नहीं ले सके होंगे, लेकिन इन सभी गद्य की विधाओं में से ये जो गद्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर का, अपने गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एक्चुअली में एक भाषण है जो कभी नहीं दिया गया, जो दिया ही नहीं जा सका, डिलीवर ही नहीं किया जा सका। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें क्या विचार दिया है इसके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। जय भीम जिनके नाम से नारा बना, संविधान के निर्माता, संविधान के जनक, इतने बड़े प्रकांड विद्वान जिनके विचारों को प्रकाशित करने के लिए हमारे भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय को उनके विचारों को प्रकाशित करने के लिए 21 खंडों का सहारा लिया गया है। 21 खंडों में इनके विचारों को प्रस्तुत किया गया है और जातिवाद की दलदल सड़ी हुई, महकती हुई समाज में, जातिवाद से ग्रसित इस महकते हुए समाज में जो इनका उत्थान हुआ वो कहाँ से हुआ, कहाँ से ये इस कीचड़ में खिलने वाले कमल के बारे में हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्यार से लोग भीमा कहा करते थे बचपन में, और आम्बेडकर नामक गांव से जिनके पुरखे, जिनके पूर्वज बिलोंग करते थे, वहाँ से आया हुआ एक उस समय के समाज में छोटी जाति का व्यक्ति किस प्रकार भारत के भाग्य का निर्माता बना, आइए उनकी कहानी जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में इनका एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। दलित, हमने आपको जो भी ऑफलाइन क्लास में बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं कई बार ये कहानी सुनाई है कि अब हमारे संविधान में ऐसा नियम बना दिया गया है कि हम किसी भी जाति को उसकी जाति के नाम से सूचित नहीं कर सकते, पुकार नहीं सकते। यदि कोई ऊंची जाति का है तो उसे सवर्ण कहना चाहिए, और यदि किसी सामाजिक विचार स्तर पर नीची जाति का है तो हम उसे दलित कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक वर्ड चुना गया दलित परिवार में। हालांकि अगर विशेष रूप से आपको जानना हो तो इनकी जाति महार थी, जो कि डोम कही जाती थी उस जमाने में, आज के जमाने में नहीं। और डोम जाति को इतना छूत माना जाता था, इतना छूत माना जाता था कि इन्हें पानी तक लोग दूर से पिलाते थे। ऐसे समाज में पलकर, बढ़कर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के जनक बने, संविधान के निर्माता बने। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, आप और हम कितने लकी हैं और कितने अपने माता पिता के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें उन्होंने वो सारी सुविधाएं दी हैं जो इन जैसे व्यक्ति को नहीं मिली थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज में, आप ये देख रहे हैं 1891 ईस्वी, यह वह समय था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। भारत पर अंग्रेजों का राज था। ऐसे में इनके पिताजी मध्य प्रांत में, ये जो मध्य प्रदेश नाम है उस समय मध्य प्रांत कहा जाता था, और मध्य प्रांत में महू नामक एक स्थान था। इस स्थान पर अंग्रेजों की आर्मी में इनके पिताजी काम किया करते थे, और न सिर्फ वो काम किया करते थे बल्कि उनके पूर्वज भी उसी जगह आर्मी में काम किया करते थे। ये वो समय था जहां आर्मी जैसी चीजों में भी परिवार का अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा हो तो दूसरा भी उसमें शामिल हो जाता था। रोजगार की तलाश में, रोजगार की पूर्ति के लिए आर्मी में ये भर्ती हुए थे और महाराष्ट्र से दूर रहा करते थे अपने गांव से। लेकिन समय बदला, महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र आने के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में ही हुई। वहीं पर इनको महू में ही स्कूल में एडमिशन कराया गया और स्कूल में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, ये सब पढ़ाई इन्होंने पूरी की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब ये चौथी कक्षा में थे ना, और चौथी कक्षा में क्लास 4 में जब इन्होंने अंग्रेजी मीडियम से स्कूल में क्लास 4 को पास करके क्लास 5 में एडमिशन कराया, क्लास 5 की बात कर रहे हैं, तो ये अपनी जाति में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन गए। मतलब क्लास 5 में ये पढ़ रहे हैं, ज्यादा, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति इनकी पूरी जाति में नहीं था, जबकि ये मात्र क्लास 4 से क्लास 5 में गए थे। और यही कारण है कि जिस दिन इनका रिजल्ट आया, जिस दिन इनका एडमिशन हुई, 7 नवंबर वह दिन था। 7 नवंबर को पूरा महाराष्ट्र विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाता है, इनके रिजल्ट के डेट पर। ये वो महान आदमी है। इनका जन्म तो जो हो, मृत्यु जो हो, इन्होंने जिस वर्ष परीक्षा पास की उस तिथि को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इनकी अपनी एक महत्ता है, अपनी एक पहचान, अपनी एक पहुंच है, अपनी एक पकड़ है भारतीय समाज पर। जब ये आगे बढ़े और इन्होंने आगे पढ़ाई स्टार्ट की तो 1906 ईस्वी में जब ये 15 साल के थे तब इनकी शादी रमाबाई के साथ करा दी गई। यह वह समय था जब भारत में बाल विवाह प्रचलित था, बाल विवाह लोग किया करते थे। इनकी उम्र 15 वर्ष थी और रमाबाई जो इनके साथ ब्याही गई थी, उनकी उम्र शायद 9 वर्ष थी। इतना एज गैप पर 9 वर्ष की उम्र में ही रमाबाई से इनकी शादी करा दी गई थी। इसके बाद 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इंटर में नाम लिखाया। जो व्यक्ति अपनी जाति मतलब अपना घर ने, अपना पूरा समाज में 5वीं पढ़ने पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया, वह व्यक्ति 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास कर रहा है, तो उसका अपने समाज में कितना इज्जत होगा, अपने समाज में कितना वैल्यू होगा, ये आप समझ सकते हैं। और इसी वैल्यू को देखते हुए बड़ौदा नरेश ने नाम याद रखिएगा, बड़ौदा नरेश ने इनको स्कॉलरशिप दिया, छात्रवृत्ति दी। कहते हैं उस समय 25 रुपया की छात्रवृत्ति दी थी, 25 रुपया प्रति माह, 25 रुपया की छात्रवृत्ति दी थी। और डॉलर में अगर देखा जाए
तो $11.5 दिया गया था इनको छात्रवृत्ति बड़ौदा नरेश की तरफ से प्रति माह कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, हमारी तरफ से तुम ये छात्रवृत्ति लो और अपने पढ़ने की भूख को शांत करो, जाओ पढ़ो, जहां पढ़ना चाहते हो पढ़ो। तो सबसे पहले ये इस छात्रवृत्ति के बल पर न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क, आप जानते हैं न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। न्यूयॉर्क में इन्होंने बीए पास किया, मिलते रहा इनको छात्रवृत्ति बड़ौदा नरेश का। इंटर पास करने के बाद बीए पास किया उन्होंने, और 1-2 विषय से नहीं किया, 3-4 विषय से किया। और वहां से फिर ये चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी इन्होंने पढ़ाई की, लंदन में चले गए, लंदन इंग्लैंड में है, इंग्लैंड चले गए, वहां इन्होंने पढ़ाई की। वहां भी इन्होंने कानून की पढ़ाई की, कानून की। और फिर वहां से ये विधि, इसीलिए इनके नाम के साथ लगा हुआ होगा विधिवेत्ता, इनको बताया गया है, बहुत सारा जानकार दार्शनिक हैं, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में, इनके बचपन में किए गए समाज के द्वारा दुर्व्यवहार का बहुत बुरा प्रभाव रहा होगा इनके मस्तिष्क पर। यही कारण है कि आगे चलकर इन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म से इनका परिचय कब हुआ था? तो जब ये 4th पास किए थे, तब इनके लिए जो उत्सव किया गया था इनके समाज में, उस उत्सव में एक व्यक्ति आए थे उसी समाज के, जो उस समय पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और उन्होंने ही इनको एक पुस्तक दी थी जिसमें बुद्ध के बारे में, बुद्ध की जीवनी के बारे में, बुद्ध के संदेश के बारे में दिया गया था। तब पढ़े थे, तब से गौतम बुद्ध से इनका परिचय था। ठीक है। ऐसी स्थिति में जब ये इंग्लैंड पहुंचे, इंग्लैंड में इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी रिसर्चेस किए, बहुत सारी PhDs किए, थ्योरी दी अपना। इंग्लैंड में भारत में किस प्रकार ब्रिटिश इंडिया को अपना अर्थतंत्र मजबूत करना चाहिए, इस विषय पर जब इन्होंने अपना शोध प्रकाशित किया तो इनको बहुत प्रसिद्धि मिली, भीमराव अंबेडकर जी को। और ये प्रसिद्धि भारत तक भी पहुंची कि नहीं, एक विद्यार्थी है भारत से आया हुआ जो बहुत अच्छा है। वहां से इतनी जानकारी लेने के बाद ये भारत आए। बड़ौदा नरेश के यहाँ से किसी कारणवश, कोई कारण नहीं जानता, लेकिन किसी कारणवश इनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई थी। और छात्रवृत्ति जब रोक दी गई तब ये वहाँ से इंग्लैंड से चले और इंग्लैंड से भारत चले आए। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने जितनी भी थीसिस, जितनी भी किताबें, जितना भी शोध उस समय किया था, उन सभी शोधों को जिस जहाज से ये लौटे थे, उस समय हवाई जहाज से आना बड़ा मुश्किल था, तो पानी वाले जहाज से लौटे थे। तो जिस जहाज से ये लौटे थे उस जहाज में नहीं भेजकर किसी दूसरे जहाज में इनके सारे पुस्तकों के झुंड को रखा गया था, समूह को रखा गया था कि ये उस जहाज से आएगा। और जिस जहाज से इनकी पुस्तकें आ रही थी, उस जहाज को जर्मनी की पनडुब्बी ने शायद डुबो दिया था। यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था। और उस दौरान ये जो इनका जहाज वो डूबा, सारी थीसिस इनके भी डूब गई। वापस ये भारत आए, इन्होंने काम किया, अब ट्यूशन्स पढ़ाए, टीचर का काम किया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से इनको छात्रवृत्ति मिली, ये फिर इंग्लैंड गए और फिर पढ़ाई की। इतना कुछ पढ़ने के बाद इन्होंने भारत के अपने उन सभी ज्ञानों का प्रयोग किया भारत का संविधान बनाने में। और यही कारण है कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधान से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। लेकिन वो बात कहते हैं कि व्यक्ति हैं, बचपन में जो हो गया वो भूल सकते नहीं हैं। तो इन्होंने अपने विचारों में हर बार एक बात कही है कि जातिवाद हिंदुस्तान से खत्म होना चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए, जाति
नहीं होनी चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए, जाति कर्म के अनुसार होना चाहिए। यह भी नहीं बोला, बोला श्रम का विभाजन होना चाहिए। जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसका विभाजन होना चाहिए, लेकिन अगर वह व्यक्ति वो काम करने लगा तो उसी आधार पर उसकी जाति नहीं बदलनी चाहिए, जाति रहने दीजिए। कुछ चीज़ों में इनके विचार अभी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका क्या है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारे बिहार बोर्ड में क्या क्या कहा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो ये भाषण है, इसी से ये चीजें यहां आपके सामने यह पाठ रखा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट से। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन गए। बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का ललई सिंह द्वारा, यह भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो इन्होंने भाषण लिखा था उसका अनुवाद किया ललई सिंह यादव ने। ललई सिंह यादव ने, वही चीज आप पढ़िएगा, अनुवादित रूप पढ़िएगा। ये क्या भाषण है, इसमें इसका हिंदी रूपांतर है जाति भेद का उच्छेद। ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद किया, इसको ट्रांसलेट किया, संपादन के लिए लिया गया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल बनाया गया था लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। लाहौर में 1936 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जाति पाति तोड़क मंडल के अध्यक्ष के रूप में भाषण देने वाले थे इसी चीज को, लेकिन किसी कारणवश वो आयोजन नहीं हो सका और सम्मेलन स्थगित हो गया, इसलिए ये भाषण पढ़ा नहीं जा सका। हम बोले थे भाषण इन्होंने तैयार किया था बोलने के लिए, तो वहां वो बोल नहीं सके, इसलिए अब ये यहां आए। इसके बाद 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। निधन के बाद 1990 ईस्वी में इनको भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है, भारत रत्न। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो बातें नहीं बताई गई हैं लेखक परिचय में, लेकिन आपको जानना चाहिए था, वो हमने बताई। कुछ चीज़ें और भी जानिए। ज्योतिबा राव फूले, क्या नाम हम बोले? हम बोले ज्योतिबा राव फूले, या इन्हें ज्योतिबा फूले भी कहते हैं। कबीर और एक और व्यक्ति जो आपके किताब में है, इन तीनों का बाबा साहेब पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ये तीनों के विचार से ये बहुत अधिक प्रभावित थे। ज्योतिबा फूले, कबीर और शायद गांधी जी के विचार से ये बहुत अधिक प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी का विरोध भी करते थे, ऐसा इनका विचार था। फिर जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए, जो भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान बनाए। उसके बाद ये भारत सरकार में, ये 1956 ईस्वी में मरने से पहले कई पोस्टों को इन्होंने संभाला। सबसे पहले तो संविधान में रहे, फिर कानून एवं न्याय मंत्री बने। इस दौरान क्या हुआ था, इससे पहले इनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था, रमाबाई का, तो इन्होंने दूसरी शादी की थी। इनके पिताजी ने भी 2 शादियां की थी। ये अपने माता पिता के, कहा जाता है, 14वीं संतान थे, सबसे छोटे थे घर में। इस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आप परिचय जाने। हम एक बार फिर इस परिचय को लेकर आपके सामने आएंगे, लेकिन अभी हम लोग टेक्स्ट पे अब कंसंट्रेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आखिर बोला गया है।
आइए सर देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो इनका भाषण है, इसमें इन्होंने बोला है यह विडंबना की ही बात है। विडंबना, विडंबना मतलब दुख की बात है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी, किस युग में, आज के युग में नहीं, ये जो उस समय जब 1936 ईस्वी में भाषण देने वाले थे उस समय की बात की जा रही है, यानी 20वीं शताब्दी की बात की जा रही है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऐसे लोग जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो जातिवाद को अच्छा बोलते हैं, उनकी कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो भी पोषक, पोषक मतलब कौन, जो इनको बढ़ावा देते हैं, जातिवाद के पोषक कहते हैं, कई आधार पर समर्थन करते हैं। क्या समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जातिवाद क्या कहता है? जातिवाद कहता है, जातिवाद के लोग क्या कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन यानी जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है उसे वही काम करना चाहिए, जो व्यक्ति जिस काम में निष्णात है उसे वही काम करना चाहिए। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और श्रम विभाजन के आधार पर हमने जाति बनाई है। क्या भाई, जो पूजा पाठ करा रहा है, जो पूजा पाठ करने में निपुण है वह ब्राह्मण है, जो लकड़ी के काम में निपुण है, बढ़ई का काम बहुत अच्छा करता है वो शर्मा जी है, जो दुकानदौरी चलाने में अच्छे हैं वो साहू जी हैं, जो कपड़े के बिजनेस में अच्छे हैं वो मारवाड़ी हैं। तो काम में जो अच्छा है उस आधार पर जाति बना दी गई है। जातिवाद के पोषक यह भी कहते हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लेना, यानी आप मेरी जाति के आधार पर मेरा काम तो बांट दिए हैं, आप हमको भी बांट दिए हैं। हम भी आपसे छोटे बड़े हो गए हैं। हमारा काम छोटा बड़ा तो छोड़िए कि एक कुर्सी बनाना है कि महल को लकड़ी से बनाना है, लेकिन अगर हम एक कुर्सी बना रहे हैं चाहे महल बना रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप जाति के आधार पर हमको बांटते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। बाबा साहेब कहते हैं कि जरूरी है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे सभ्य समाज की आवश्यकता है, श्रम का विभाजन होना चाहिए। हम ही को लोग बोलेगा कि आप पढ़ाइए भी, हम ही को लोग बोलेगा आप झाड़ू भी दीजिए, हम ही को लोग बोलेगा जाइए खेत पर काम भी कीजिए, हम ही को लोग बोलेगा चलिए दीवार जोड़िए। नहीं नहीं भाई, जो काम जिसको आता है वो काम उसको करने दो। जो काम जिसको आता है उसे वह काम करने दो, यह श्रम विभाजन है। लेकिन अब हम वह काम करने लगे तो हम तुम्हारे समाज के वर्ग से अलग हो गए अपने काम के आधार पर, यह गलत है। यही चीज ये बोल रहे हैं, श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती किसी भी सभ्य समाज में। भारत को छोड़कर भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता। भारत की एक बहुत बुरी है श्रम विभाजन की। बुराई क्या है? देखो, बुराई को भी इन्होंने अच्छे से बोला है, विशेषता है। क्या विशेषता है भैया? विशेषता यह है
कि केवल आप मेरे श्रम का विभाजन नहीं कर रहे, उस आधार पर हमको अलग अलग वर्ग में नहीं रख रहे, बल्कि आप यह भी क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा काम साफ सुथरा है, हाथ गोड़ धो के खूब बढ़िया से जल लेके आचमन करिए तो हम हो गए ऊंचा, तुम नाली में बैठकर नाली साफ कर रहे हो तो तुम हो गए नीचे। हमें ऊंच नीच में बांटती है, ये गलत है। ये भारत के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति के आधार पर श्रम को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें जबरदस्ती यह बोला गया रहता और वो भी समाज के उस दौर में यह बात मान लेते कि मेरा जन्म ही हुआ है नालियां साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए, तो हो सकता है आज आप और हम जिस संविधान पर गर्व अनुभव करते हैं वो संविधान ही नहीं बनता, वो संविधान ही आपके पास नहीं आता। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कुशल व्यक्ति मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। माफ कीजिएगा, इसको हम आपको नहीं समझाए। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी जाति के आधार पर ही हमको अगर काम करने बोला जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, तब इस विभाजन को हम स्वाभाविक नहीं हो सकता है मेरी रुचि नहीं हो उस काम को करने में, हम कोई और काम करना चाहते हो। कुशल या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण के लिए आवश्यक है, समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। एक अच्छा पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति समाज का निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, वही समाज को अच्छी दिशा में लेकर जाता है। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने या पेशे का कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहना चाहते हैं कि हमें जाति के आधार पर मत बांटो, हमें काम करने दो, और हम जब काम करने लगेंगे और उस काम में हम निपुण हो जाएंगे ना, हमें इनका सिंपल करना है, जाति के आधार पर काम मत दो, देखकर क्वालिटी के आधार पर काम दो, और हम जो काम कर रहे हैं उस अनुसार भी मेरा जाति मत रखो। जाति होना ही नहीं चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है, यह तो उनका सिद्धांत था। अब जातिवाद का क्या सिद्धांत है भैया? इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा बच्चे को गर्भ में ही बता देती है कि तुम आगे आकर पृथ्वी पर अवतरित होकर क्या करोगे। यही सबसे खराबी है। अगर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहेब को अगर बोल दिया जाता कि तुम यही काम करोगे और वो मान लेते, तो शायद हम आपको पहले ही बोले, हम और आप इस आज़ाद भारत में इतनी आज़ादी के साथ सांस नहीं ले रहे होते। हम ये कभी नहीं बोल रहे, मेरे इस विचार का आप कभी प्रसारित नहीं कीजिएगा कि वही थे जो संविधान बनाए और किसी का कोई योगदान नहीं। हमें सभी लोगों का बहुत योगदान है, सभी ने अपने विचार दिए हैं, सभी का बैकग्राउंड गरीब घर से आकर हम लोग संविधान सभा तक पहुंचे थे। हमने बहुत सारा शोषण देखा था। हमने जो विचार किए, जितना भी दिन हमने संविधान बनाने में लिया,
सबके विचारों को सुना गया। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति संविधान, लेकिन हाँ, अधिकांश विचार इनका अपना था, अधिकांश सपोर्ट इनका था, या उस ओहदे पर थे जहां यह बोला जाता है कि संविधान के जनक वही हैं। और ये बताते हैं कि हमारे भारत में जातिवाद की खराबी यह है कि यहां व्यक्ति को जन्म लेने से पहले ही बता दिया जाता है कि वह क्या करेगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। इनका विचार है कि जाति प्रथा जो है वह पेशा यानी काम, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती। सिर्फ यही नहीं करती कि तुम अगर किसी बढ़ई के घर में जन्म ले रहे हो तो तुम लकड़ी का ही काम करोगे, किसी नीच जाति के घर में जन्म ले रहे हो तो तुम नीच जाति वाला ही काम करोगे। केवल यही निर्धारण नहीं करती, बल्कि अगर वह व्यक्ति बड़ा होकर अच्छे से अपना काम बदलना भी चाहता है तो भी इसकी आजादी उसे नहीं देती, उसे जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। ऐसे पेशे में बांध देती है जिसमें इनकम बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारे यहां जाति प्रथा यह आजादी नहीं देती कि आप इसको अलग कीजिए, आप अपना पेशा छोड़ दीजिए, दूसरा पेशा अपनाइए। ये भी आज़ादी नहीं देती। यह इसकी बहुत बड़ी बुराई है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। ये अब बता रहे हैं कि कभी कभी हम भी आपको बोले कि कभी कभी व्यक्ति के सामने यह स्थिति आ जाती है कि उसे अपना पेशा बदलना पड़ जाता है, और उस समय के समाज में व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी कि वह अपना पेशा बदले। और जब पेशा नहीं, बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन के दौरान अपना पेशा बदला। जो लोग घर से बाहर रहकर काम करते थे वो घर आकर मजदूरी ही करने लगे, सब्जियां ही बेचने लगे। लेकिन फिर भी अगर हम उस समाज में जी रहे होते तो हमें अपना पेशा बदलने की कोई आज़ादी ही नहीं थी, जिस कारण हम भूखों मर जाते। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उस समय के समाज में बताया गया कि सर, परिवर्तन हो रहा है, उद्योग धंधों में विकास हो रहा है, आपकी नौकरी जा आ सकती है, आपकी नौकरी जा आ सकती है, तब क्या करोगे? तब तो आपको जरूरत होगी ना, तब तो आपको जरूरत होगी बदलने की। और आप अगर नहीं बदल सकिए तो क्या करिएगा? चलिए आगे देखते हैं। हिंदू धर्म, अब देखिए यहां हिंदू धर्म की बात आती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यहाँ हिंदू धर्म की बुराई करते हुए वह कहते हैं कि हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी जाती है जो उसका पैतृक पेशा का मतलब जो उसके पिताजी का पेशा ना हो। यानी अगर आप कोई पेशा चुन रहे हैं, कोई रोजगार चुन रहे हैं, तो आपके पिता का भी वही रोजगार में होना जरूरी है। ये उस समय का हिंदू धर्म था। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है।
ये इनका विचार है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है भैया? तो आपकी जाति प्रथा में पेशा नहीं बदलने की अनुमति देना ही जाति प्रथा का मूल, बेरोजगारी का मूल कारण है। इस प्रकार हम देखते हैं, अब देखिए इनका निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर, कि हम श्रम का विभाजन भी नहीं कर सकते क्योंकि जाति प्रथा बीच में आ रही है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। क्या क्या दोष है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा, अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। यानी जाति प्रथा मनुष्य को अपनी इच्छा से अपना रोजगार चुनने की आजादी नहीं देता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। जातिवाद के कारण श्रम करने में व्यक्ति का अपना महत्व नहीं रहता, अपना कोई स्थान नहीं रहता, न उसकी भावना का, न उसकी व्यक्तिगत रुचि का। कि व्यक्ति अगर पढ़ाना चाह रहा है और उसके पास ज्ञान है और वह पढ़ाने का मूल्य भी नहीं लेना चाह रहा है, जिस प्रकार आप हमारे ऐप पर आइएगा तो आपको कोई मूल्य भी नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उस समय के समाज में हम लोगों को यह आज़ादी प्राप्त नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ जाति प्रथा इस प्रकार फैली हुई थी। अगर हमारे पिताजी किसी पेशे में हैं तो हमको भी वही पेशा करना, ये जाति प्रथा हमें बाध्य करती थी। और इसी की यह बुराई कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। इसलिए हमको यह समझना होगा कि व्यक्ति को हम जबरदस्ती यदि कोई काम करा रहे हैं और उसमें उसकी रुचि नहीं है तो वहां से उत्पादन होगा ही नहीं। एक नाली साफ करने वाले व्यक्ति को यदि नाली साफ करने से घिन आएगी तो जहां भी वह नाली साफ करने के लिए जाएगा अच्छे से साफ नहीं करेगा। यही तो ये बात है। एक विद्यार्थी, एक पढ़ाने वाले को अगर पढ़ाने में मन नहीं लगेगा तो वह अच्छा से नहीं पढ़ाएगा। एक लकड़ी के काम करने वाले को जबरदस्ती लकड़ी का काम कराया जा रहा है तो वो काम अच्छा नहीं होगा। आप रुचि के साथ करने दीजिए, इससे व्यक्ति अपने काम में रुचि लेगा और उत्पादन भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। सिंपल बात है, आदमी काम को टालेगा, कम काम करेगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी आप जिसको काम में लगाइएगा वो दिलो दिमाग से काम ही नहीं करेगा तो आपका उत्पादन घटेगा, तो आर्थिक रूप से भी तो आप नुकसान में रहिएगा, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि को जकड़ लेती है और निष्क्रिय बना देती है। ठीक है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। रचनात्मक पहलू क्या है? मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अगर आपको लगता है कि हम जाति प्रथा के विरुद्ध हैं तो मेरे अनुसार समाज कैसा होना चाहिए? जाति नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? विचार सुनिएगा, देखिएगा। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी मेरे समाज में कोई ऊंच नीच नहीं होगी, सबको आजादी होगी अपना काम चुनने की, सभी समान रूप से जाने जाएंगे, सभी एक भाईचारे के अनुसार रहेंगे। क्या यह ठीक नहीं है?
भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर हम किसी के साथ बैठकर खा रहे हैं तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं तो क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। हमने ये ऊंची नीची जाति बनाकर अपने परिवर्तनों को रोक दिया है और यही कारण है कि अच्छा से अच्छा परिवर्तन, अच्छा से अच्छा हमारा समाज या अच्छा से अच्छा हमारा क्या बोल सकते हैं कि कोई भी इच्छा हमारी समाज में एक छोर से एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक नहीं पहुंचती। कोई परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन आया तो हमारे समाज में गतिशीलता होनी चाहिए कि हम सब मिलकर उसका आनंद ले सकें। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। भाषण 1936 में दिया गया है। आपका भारत आजाद 1947 ईस्वी में हुआ है। भारत को गणतंत्र 1950 ईस्वी में बनाया गया है, लेकिन यह व्यक्ति 1936 ईस्वी में ही लोकतंत्र की परिभाषा के साथ शामिल है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा किसे कहते हैं? लोकतंत्र क्या है इनके विचार में? ये 1936 में क्लियर हो चुका है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, यानी हमें इस भाषण से यह पता चलता है कि वह ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां हम भ्रातृत्व के साथ रहें, हम समानता के साथ रहें, हमारे अंदर ऊंच नीच की भावना नहीं रहे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा ऐप पर आकर वहाँ से क्वेश्चन आंसर मुफ्त में उपलब्ध है। वहाँ आप आइए, ले जाइए क्वेश्चन आंसर, डाउनलोड कीजिएगा तो होगा नहीं, आपको बैठकर लिखना होगा, मेहनत थोड़ी सी आपको करनी होगी घर में। आज का क्लास ये खत्म होता है, कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नए सरप्राइजेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।